GTV में मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। यूँ तो बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि इंटरनेट सर्विस सबसे बड़ा मसला है। ये इसके सियासी महरिकात हैं, टेक्निकल महकमात हैं। बहरहाल आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया को एक फितना करार देते हुए ये कहा है कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मीडिया के बहरान से उसे दूर रखे। फिर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का भी इजलास हुआ, लेकिन जो आर्मी चीफ ने कहा था, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया को एक फितना करार देना और ये कहना कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत का मतलब है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो कौमी असम्बली कमेटी में बड़ा खुलकर बात हुई और वहाँ पर बहरहाल हमारे चेयरमैन जो अभी मेरे साथ मेरे मेहमान भी होंगे कायमा कमेटी के, एतराफ़ किया PTA ने कि हुकूमत और अदलिया की हिदायत पर फायरवॉल सिस्टम लगाया गया। उन्होंने कहा कि भारत के साइबर क्राइम की वजह से लगाया गया। फिर VPN का भी डिस्कस हुआ, उसकी कानूनी हैसियत का भी हुआ डिस्कस। बहरहाल इंटरनेट की बंदिश और सभी के हवाले से मिनिस्टर IT जो थी उस वक्त तो कह रही थी इस तरह का कुछ नहीं हुआ। आज मैं देख रहा था कि सेनेट की कमेटी में वजारत दाखिला को तलब किया गया। तो ये किसके होने पर हो रहा है? मेरे साथ हमारे भाई अमीनुल हक साहब हैं और ख़ुद मिनिस्टर रहे IT के, और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से प्रेस क्लब में आते थे, खुलकर गुफ्तगू करती थी और उन्होंने ज़ाती हैसियत में दिलचस्पी लेकर एक एक जगह इस IT को, इंडस्ट्री को आगे भी बढ़ाया, क्राइसिस से भी निकाला। और उस वक्त ये क्यों नहीं मसला हुआ जो अब हो रहा है? शुक्रिया अमीन भाई। मैं मसरूफ़ होते हैं और आपके वज़ीरों के बारे में तो कहा जाता है कि बहुत ही मसरूफ़ होते हैं। वक्त निकाला आपका, शुक्रिया अमीन भाई। शुक्रिया मुजाहिद भाई। तो अमीन भाई, ये जो पहले तो आप, मैंने जैसे कहा कि आप मेरे मिनिस्टर रहे हैं, अगर ये पहले हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ना सुसरवी का शिकार है ना बंदिश है, अगर बंदिश है और अगर सुसरवी है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप मैंने कहा ना IT मिनिस्टर रहे हैं अमीन भाई। हाँ मुजाहिद भाई, देखिए मेरा ख्याल है कि माजी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर दौर में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। 1996-97 में भी मेरा ख्याल है कि नेशनल फायरवॉल बनाने की कोशिश की गई। 2006 में भी मामला था और फिर 2019 में भी नेशनल फायरवॉल के हवाले से PTA को जिम्मेदारी दी गई। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि नीयत सही होनी चाहिए, और नीयत सही ये होनी चाहिए कि यस, अगर कोई इंफॉर्मेटिव मैसेज है, एंटरटेनमेंट मैसेज है, कोई साइंस के हवाले से कोई चीज़ है, तो मेरा ख्याल है सबको आज़ादी होनी चाहिए अपनी अपनी बात करने की, अपनी अपनी बात सुनाने की। लेकिन यकीनन पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक 3 ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर रोक टोक की जा सकती है। मसलन कि अगर किसी जगह पर अगर आपने मजहबी इंतहा पसंदी की बात की है या पोर्नोग्राफी के हवाले से कोई चीज़ है या रियासत मुखालिफ मवाद है, तो इसके ऊपर तो मैं रोक टोक करना बिल्कुल पीकल लॉ के हिसाब से, पाकिस्तान आइन के हिसाब से बिल्कुल बनता भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरा ख्याल है कि 6, 7, 8 दिन ऐसा गुजरा जब हर मौके पे हमने ये देखा कि इंटरनेट को स्लो डाउन कर दिया गया, डाटा अपलोड नहीं हो रहा था, इवन वॉइस मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रही थी। तो इससे मसाइल तो जन्म लेते हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ थी, और यकीनन उसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया की भी आवाज़ शामिल थी, मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी थी, इसीलिए हमने जो PTA के चेयरमैन थे रिटायर्ड जनरल साहब हाफिज़ साहब को उनको बुलाया और उनसे हमने खुल के उनके सामने गुफ्तगू के तमाम अरकान कौमी असम्बली थे, चाहे वो PTI के हों, PMLN के हों, पीपल्स पार्टी के हों, MQM के, सब ने बात की है। और हमने उनके सामने रखा है कि हमें हकीकत बताया जाए क्या है। तो उन्होंने बड़े, मैं जनरल हफीज़ साहब को खराज तहसीन पेश करता कि उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ, खुले जहन के साथ तमाम सवाल सुने और एक सवाल का जवाब दिया। 2 बातें उन्होंने रखी है मुजाहिद भाई, मैं आपके सामने आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताता। उन्होंने बताया कि यस, WMS यानी कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके बिना पे कुछ ना कुछ मसाइल जन्म ले रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो सब मैरिन केबल है जो फुजैरा से होता हुआ गालिबन हॉक्सवे तक आता है समुद्र के रास्ते, वहाँ पे भी हॉक्सवे के कहीं आसपास एक मेरा ख्याल है कि कहीं फॉल्ट आया है, जिसके बिना पर
इंटरनेट स्लो डाउन हुआ। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब में बताया कि यस, हम इस पे तेज रफ्तारी और बर्फतारी के साथ काम कर रहे हो। इंशाल्लाह ताला 27 अगस्त या 28 अगस्त के बाद ये तमाम सूरत हाल बेहतरी के तरफ हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम देखेंगे कि जो डाटा लोड होने में टाइम ले रहा था या वॉइस मैसेज भेजने में जो मुश्किलात आ रहे थे, इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी आ जाएगी। लेकिन अमीन भाई, जो आप एक तो उसका सियासी पहलू है, लेकिन आप, मैंने जैसे कहा कि आईटी मिनिस्टर हैं, कोई कहता है 1.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। अभी मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, कहते हैं अगर यही सूरत हाल रही, पहले ही हम माशी क्राइसिस का शिकार हैं, हमें डॉलर की ज़रूरत है। यानी इसमें यानी जो कुछ भी आप कर रहे थे उनको कॉन्फिडेंस में लेते कि जनाब इसमें दहशतगर्द, इसमें मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले, इसमें अगर आप समझते हैं कि जो जिन लोगों ने 9 मई का वाक़ा किया वो जिम्मेदार हैं, हम उनको कर रहे थे। लेकिन इसमें एक जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, जो आईटी इंडस्ट्री है, वो उसको एतमाद में नहीं लिया गया। हालांकि एतमाद में लेते तो शायद मसाइल ना होते। अब वो कह रहे हैं कि कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, पहले ही हम माशी क्राइसिस का शिकार हैं। तो ये जो इसमें जो अब जो बात कह रहे हैं, आपके सामने पीटीए ने कहा कि हुकूमत और अदलिया के कहने पर हमने काम ये किया है। वजारत सेनेट में कहा गया कि वजारत दाखिला के कहने पे किया गया है। एतमाद में क्यों नहीं लिया गया अमीन भाई इनको? आपको भी मसाइल का जब शिकायत होते थे तो उन लोगों से कम्युनिकेट करते थे। जी मुजाहिद भाई, बिल्कुल आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं कि यस, टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से जो हमें आदाद-ओ-शुमार बताया गया कि लगभग 30 करोड़ का नुकसान हुआ। आईटी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेज हों या हम देखते हैं कि कॉल सेंटर हो या फ्रीलांसर हो, ये तमाम चीज़ें जो है मेरा ख्याल है नेट के बदौलत अपनी आमदनी के ज़राए बढ़ाते हैं और बेहतर आमदनी हासिल करते हैं। इनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन कोई जैसे कहते हैं कि कल जो टीम बैठी थी पीटीए के और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की, उनके पास कोई पर्टिकुलर आदाद शुमार नहीं था। हमने उनको डायरेक्ट किया है कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मेक श्योर करें कि आईटी इंडस्ट्री से जितने भी नुकसान हुआ उसका तखमीना लगाकर इस मीटिंग में पेश किया जाए। और आपकी बात दुरुस्त है कि ये हजारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। दूसरी बात है नुकसान नहीं हुआ माली तौर पर, बल्कि जो सॉफ्टवेयर हाउस है, जो फ्रीलांसर काम करता, उनकी रिपुटेशन भी खराब हो गई है बिलियन ममालिक में, जिसके बिना पे शायद उनको आगे आने मेरा मुस्तकबिल करीब में बिजनेस मिलने में मुश्किल आता है। और तीसरी बात आपके बिल्कुल दुरुस्त है और हमने उसी बात को टो करते हुए कल के मीटिंग में रखा और पीटीए को डायरेक्टिव दी कि अगर कैबिनेट में फॉल्ट आया था या WMS सिस्टम को आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आपको होना क्या चाहिए था कि आपकी टीम को मीडिया पर आकर अवाम को बताना चाहिए था कि अगले 5 दिन के लिए, अगले 6 दिन के लिए जो सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो फिर क्या होता है कि इंसान को बाखबर रहता, इस तरह के रूमर्स नहीं उड़ते, इस तरह के हाइप क्रिएट नहीं होता। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि और साथ साथ हमने उनको ताकीद की कि आप पीटीए को कि अपने जो मीडिया के जो लोग देखते हैं उनको हर सूरत में हर मौके पे ऑन बोर्ड लें ताकि तमाम चीज़ें अवाम को कबल अज़ वक्त पता लग सके। जैसे मैं आज तक हमें ये नहीं बताया गया, जो आपको पता है मीडिया में के लिए कितना अहम इंटरनेट है ख़ास तौर पर, फिर इंटरनेशनल मीडिया है। और आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है कि अगर आप ख़बर नहीं देंगे तो फिर अफवाह बनेगी, और अफवाह फिर वो ये तक जैसे अफवाह आ गई, वो पकड़ा गया एक हादसे साने में जो खातून को, नहीं जी वो तो दुबई बैठी हुई है, किसी ने कर दिया, वो खबर बन गई। और तो अगर मैं कंक्लूडिंग अगर आपसे ये सवाल करूँ अमीन भाई, मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं कि ये जो एक तो पहली बात ये है कि आप भी सियासी आदमी हैं, तो मेरा एक तालिब इल्म की हैसियत से वाकिफ़ है, सियासी लोगों को, नज़रियाती लोगों को पैगाम रसानी में, अपने लोगों तक जाने में कोई नहीं रोक सकता। वो कोई ना कोई राह निकाल लेते हैं ना अमीन भाई, आपको पता है। तो अगर आप ऑडियो बंद करते हैं, वीडियो बंद करते हैं, तो इसमें और ज़्यादा ख़तरनाक है। वो दहशतगर्द जो है ये या तकरीबकार है या जिसको ईरान या अफगानिस्तान से आना है, उनका तो अपना सिस्टम है। तो ये क्यों आप हुकूमती इत्तेहादी होते हुए हुकूमत को नहीं समझाते, और हुकूमत आईटी भी होते हुए कि आप अगर ऑडियो पर, वीडियो पर, इंटरनेट पर पाबंदी लगाते हैं तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि पाबंदी, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो तो पाबंद नहीं होंगे, वो तो और नए ज़राए निकालेंगे। क्यों अमीन भाई? बिल्कुल मुजाहिद भाई, जिस तरह मैंने कहा कि माजी की हुकूमतों को देखते हैं तो 2014-2015 यूट्यूब पाकिस्तान में बंद कर दिया जाता है, 2019 और 20 देखते हैं तो पबजी बंद कर दिया जाता है, 2020 को देखते हैं तो टिकटॉक बंद कर दिया जाता है, और 2022 को जब पीटीएम की हुकूमत थी हमने क्या देखा कि विकीपीडिया को बंद किया जा रहा था। जब मैं हुकूमत में रहा, मैंने कैबिनेट के अंदर, असम्बली के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर इसकी मुखालफत की है। और आज भी मेरा ख्याल है कि जो कल स्टैंडिंग कमेटी
कमेटी ऑन आईटी एंड टेलीकॉम की मीटिंग हुई है, हमने तमाम सियासी पार्टी ने मुश्तरका तौर पर एक मौका अख्तियार किया और क्या कहा कि पाबंदी, किसी भी किस्म की पाबंदी तरक्की के अमल को रोकती है। और हमने उनसे ताकीद की कि मुस्तकबिल करीब में मेक श्योर किया जाए कि पाबंदी, किसी किस्म की पाबंदी इंटरनेट पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो पाकिस्तान का आईन कानून के मुताबिक 3 चीज़ें मैंने बताई, उसकी रोक टोक बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 27 अगस्त के बाद या 28 अगस्त के बाद जो इंटरनेट स्लो डाउन के मसाइल थे या जो कहते हैं कि वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा था, डाटा डाउनलोड नहीं हो रहा था, वॉइस मैसेज नहीं जा पा रहा था, उनमें यकीनन बेहतरी आ जाएगी। आखिरी में सवाल आपसे और ये पूछूं कि आप भी आईटी मिनिस्टर थे, तो सब एक तो ये कि एक आईटी मिनिस्टर से आपकी जिम्मेदारी होती थी ना, आपको बाईपास करके, हुकूमत को बाईपास करके फिर आपने आज इदारों और एजेंसियों को भी शायद कायमा कमेटी ने तलब किया है, उनको बुलाया करा है कि यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, इवन आप मिलिट्री कोर्ट का भी अगर कानून पास करते हैं तकरीब कानून के खिलाफ, तो पार्लियामेंट के जरिए जाएंगे ना। ये जो इक़दाम उन्होंने किए हैं उसके लिए वो कायमा कमेटी के पास आते, वो पार्लियामेंट के पास आते, वो जो आप तरीक़ेकार है उसके ज़रिए आते। क्यों अमीन भाई? बहुत ही स्पेसिफिक जवाब। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि एमके पाकिस्तान की सोच वैसा है एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि यस, मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत कायम दायम रहनी चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रहनी चाहिए। और इसी हवाले से मैं समझता हूं कि हम हर मौके पर असली मौक़िफ़, मादी की हुकूमत में अगर मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाने की कोशिश की गई, टिकटॉक बंद करने की कोशिश की या विकीपीडिया बंद करने की कोशिश की, तो एमकेएम का असली मौक़िफ़ रहा है कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, अवाम तक तमाम चीज़ें जिसे कहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर अंदाज से मिलती रहनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि हम वाकई 27 अगस्त तक आज़ादाना इंटरनेट, जो मैं तो खैर इंटरनेट का आदमी नहीं हूँ, आपको पता है सोशल मीडिया, वही 400 रुपये वाला टेलीफोन रखता हूँ, मुझे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बहुत बड़ा महफूज भी है वो। तो 27 अगस्त तक जो है वो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की सत्तारी भी ख़त्म हो जाएगी, बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी। एक्स का मामला तो ज़रा अलग है अमीन भाई। होपफुली जो मुंतखब नुमाइंदे के सामने पीटी के चेयरमैन साहब ने, उनकी पूरी टीम ने कमिटमेंट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ने कमिटमेंट किया, तो हमें इस बात की उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 27 और 28 अगस्त के बाद बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला नेट पे जो स्लो डाउन था या डाटा लोडिंग में डाउनलोडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया मोहतरम अमीन उल हक साहब आपका कि आपने वक्त निकाला। अमीन उल हक साहब मैंने कहा खुद की वज़ीर रहे हैं आईटी के, और इन्होंने अब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं, और आज वाज़े तौर पर जो कल का जो इजलास हुआ उसकी जो रिपोर्टिंग सामने आई है उससे लगता है कि चेयरमैन कायमा कमेटी कौमी असम्बली और आज मैं देख रहा था कि सेनेट की कायमा कमेटी, दोनों ने पीटीए को एक तो सच बोलने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि अदलिया या हुकूमत के कहने पर या मुताल्लिका एजेंसियों इदारों के कहने पर उन्होंने सब कुछ किया है, वजूहात भी बनाई हैं और कमिटमेंट भी किया है, क्योंकि ये सियासी से ज़्यादा मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की माशी मसला है। लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता है, $1.5 बिलियन रोज़ाना का नुकसान हो रहा है, गैर मुल्की इदारे और एजेंसियाँ यहाँ से जा रहे हैं। अब चीन की और ईरान की बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक की तरफ हूँ, उसके बाद हाजिर होता हूँ। जी टीवी में मुजाहिद भी आपको खुशामदीद कहता है। और अब ठीक है, जलसा हो रहा है, मनसूख हो रहा है इस वक्त, तो तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी ख़बर यही स्क्रीनों पर आ रही है। हालांकि आपको इल्म है कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए ख़ास तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, मानसेरा में हो जाता है या किसी दूर दराज के इलाके में। लेकिन जैसे मैंने कहा ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में महीनों से कभी परमिशन दी जाती है, कभी नहीं दी जाती। और आपको ये भी इल्म है कि अगर पार्टी का चेयरमैन जेल में हो, क़यादत उससे मिल भी रही हो, उसमें भी बड़े मसाइल होते हैं। कोर कमेटी होती है, सियासी कमेटी होती है, वकला होते हैं, कभी किसी को मिलने दिया जाता है, कभी को नहीं आता है, डिसइंफॉर्मेशन भी चल जाती है। मेरे साथ सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, मैंने बड़े पाए के वकील हैं, इनकी फैमिली से भी मेरी नियाज़मंदी का रही है और मेरे लिए वक्त दिया, शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। मैं इस पर गुफ्तगू और इसको ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं लाऊँगा। यूँ भी तहरीक इंसाफ को और पार्टियों की तरह वैसे भी जलसे की इजाज़त नहीं दी
आती। लेकिन ये वाला जो जलसा है ये खुद पार्टी लीडरों के कुछ डिफरेंसेस, कुछ फैमिली, कुछ इस तरह तनाज़े बन के आ गया ये 22 अगस्त का जलसा। सेनेटर अली ज़फ़र साहब जी, आपने परवेज़ साहब अपनी इंट्रोडक्शन में बड़ा वाज़े तौर पे मेरा ख्याल है इसको एक्सप्लेन कर दिया सिचुएशन को। हकीकत ये थी कि कोशिश हमारी हमेशा ये रही है कि हम बाकायदा कानून के दायरे में रहते हुए एनओसी मिलने के बाद जलसा करें। इस केस में हुआ ये कि जब एनओसी मिल गया और अदालतों के फैसले भी आ गए, लेकिन उसके बाद जब ये इसको मनसूख कर दिया गया जलसे को, तो हमारी तरफ से एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये फैसला हो गया कि ये जलसा हमने करना ही करना है, चाहे एनओसी मिले या ना मिले, क्योंकि हमारा ये एक बुनियादी हक है। तो उसके बाद जब अचानक सुबह इसको मनसूख करना पड़ा तो कन्फ्यूजन उस वजह से नज़र आपको आ रही है, और उस वजह से आपको ये भी नज़र आ रहा है कि पार्टी के अंदर भी इसके ऊपर इख्तिलाफात हैं इस फैसले पे, और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग इस जो मेंबर्स हैं पीटीआई के या सपोर्टर्स हैं वो भी इसके ऊपर अपने तबसरे कर रहे हैं और सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो वजह उसकी ये है कि ये एक वक्त था कि कल रात तक तो ये हो रहा था जलसा और सुबह अचानक मनसूख हुआ, तो ये वजह ये है इस सारी कन्फ्यूजन या इस इम्प्रेशन की। लेकिन असल हकीकत यही है कि शायद ये बेहतर होता कि ये फैसला कल रात को ही हो जाता, बजाय ये इस तरह सुबह होता, और ये बेहतर यही होता कि ये फैसला क़यादत के जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर फैसला कर दिया जाता और फिर उसकी इंफॉर्मेशन भेजी जाती चेयरमैन साहब को जो जेल में हैं, लेकिन वो नहीं हुआ, तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन है। लेकिन सेठ साहब एक और बात भी है, मैं भी थोड़ा बहुत सियासत का भी तालिब इल्म रहा हूँ, और जेलों में जब नैब की लीडरशिप थी तो उनसे मुलाकात भी होती थी, लोग भी मिलने जाते थे। एक थोड़ा सा इबाहम इसलिए भी हो रहा है कि ये भी ठीक है, मेरी भी कोशिश थी कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करूँ, शोएब शाहीन साहब से का दरख्वास्त दें। एक दिन अडियाला जेल के बाहर भी खड़ा रहा। कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको इजाज़त मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। आपकी पार्टियों के वकला में कभी ऐसे ताल्लुक़ है, सियासतदानों का भी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि जैसे रऊफ़ हसन साहब को एक तर्जुमान बनाया गया था, खैर उन पर सख्ती आई, ये लोग गई। होता ये है कि जब मुलाकात तो ज़रूर करें, उनकी वकला से बात होती है, सियासी हो जाती है। इबाहम उस वक्त पैदा होता है कि जो बानी तहरीक से मिलके जो सियासी रहनुमा आते हैं उनमें या तो हम लोग शायद मीडिया वाले उसको तोड़ मोड़ देते होंगे, या वो उस तरह पूरा कम्युनिकेट नहीं कर सकते होंगे, तो असल उनके बयानों से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ये है। मैं बस एक क्विक, फिर मैं ज़रा जनरल फ़ायद हमीद के पास के मसले पर भी आऊँ। सेनेटर अली ज़फ़र जी बिल्कुल, इस पे मैंने काफ़ी बार वजाहत की है कि हमेशा बड़ा मुश्किल होता है कि मैं आपको एक पैगाम दूं, आप फिर उसको क्या समझते हैं, उसको किस तरह आप पोर्ट्रे करते हैं, किस तरह उसको बयान करते हैं मेरे बयान को, तो उसमें तब्दीली आ जाती है, और उसके बाद मीडिया उसको किस तरह प्रेजेंट करता है, उसमें फिर एक और तब्दीली आ सकती है, और कॉन्टेक्स्ट के भी बाहर वो निकल सकती है उसका सारा जो बयान है। तो ये इसकी वजह से ये मसाइल हैं। और आप देखें कि जेल में जब मुलाकात होती है तो एक तो पहले 4 सियासतदानों से मुलाकात हो सकती थी हर हफ्ते में एक बार, अब वो भी 4 से 2 कर दी गई है, और इसी तरह हफ्ते में 4 वकला से मुलाकात हो सकती थी, वो भी अब 4 से 2 कर दी गई है। तो ये सख्तियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, और जब आप खाली 2 लोगों को मिल सकते हैं और पूरी मुल्क की सियासत आपने डिस्कस करनी है और आपके पास सिर्फ 15 मिनट हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसमें कितनी कन्फ्यूजन की गुंजाइश है। और मेरा ख्याल है जेल अथॉरिटीज़ का और हुकूमत का मकसद यही है, इसको इस तरह मैनेज कर रहे हैं वो कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे, और यही आपको फिर नजर आती है जब बयानात आते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये समझता हूँ अली ज़फ़र साहब, इसलिए मैं इन बातों को तो मैं चले तमहीद में बालूजे के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है,
और अब खुलकर मैंने देखा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा, ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते रहे हैं, और वो ये क्योंकि तकरीबन 215 केसेस खान साहब पर हैं, 100 पे चल रहे हैं, बेशतर में उनकी जमात हो रही है कि ये उसमें मिलिट्री कोर्ट की तरफ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि जी उसमें केस जाए। हालांकि खुद खान साहब एक सिविलियन हैं और मैं थोड़ा तारीख के तालिब इल्म कैसे जानता हूँ कि इवन रावलपिंडी साजिश केस जिसमें बाकायदा जनरल अकबर ख़ान मौजूद थे, उसका भी जनरल एस ए रहमान थे, फ़ौजियों पे चला था जो फैज़ साहब पे चला था। फिर पिंडी साजिश, ये वाला केस हैदराबाद साजिश के जो वली खां और बेदंजो पे चला था, कि हालांकि ये भी इल्म है कि मुझे बाहर काबुल में बैठे हुए थे और साबित भी हुआ था, लेकिन उसके भी शायद जस्टिस रियाद वगैरह वो यानी वो मिलिट्री कोर्ट नहीं थी। तो आइन की जो मौजूदा आइन है, क्या इसमें गुंजाइश है कि चले इमरान खान नहीं किसी भी पर, अव्वल तो खैर 9 मई एक अलग बहस है कि हुआ था, किसने किया था, कैसे किया था, क्या आप समझ रहे हैं कि एक अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा है उसके बाद अब हुकूमत के पास एक ही बात है कि वो मिलिट्री कोर्ट में बानी तहरीक पर केस चलाए, इसके शवाहिद मिल रहे हैं, ये कर सकते हैं? इसका बड़ा आसान जवाब मैं आपको देता हूँ सादा अल्फाज में, कि जहाँ तक सिविलियन किसी शख्स का ताल्लुक है, आइन के तहत उनके खिलाफ सिविलियन अदालत में ही, जो आम अदालतें होती हैं जिसमें हम सब ट्रायल हो सकते हैं, हम सब के खिलाफ ट्रायल होता है, उधर ही सिर्फ ट्रायल किया जा सकता है, वहीं केस चलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मिलिट्री पर्सनल हो, सिटिंग सर्विस जो सर्विस में हो, और उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो कि जिसका रेलेवेंसी मिलिट्री प्रोसीजर्स के साथ है या मिलिट्री एक्शंस के साथ है, तो फिर वो मिलिट्री कोर्ट में उसको ट्राई किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें बस एक्सट्रीम एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर कोई सर्विंग अफसर्स जो हैं वो मिल के बैठ के सोचते हैं कि हमने हुकूमत को गिराना है, और उसके साथ उनके साथ सिविलियंस भी कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं इस किस्म की टेररिज्म में, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट में उन सिविलियंस को भी। लेकिन इस किस्म की एक्सट्रीम सिचुएशंस के अलावा आप उनको सिविलियंस को नहीं ट्राई कर सकते। आपको अगर मिलिट्री पर्सनल भी है और सिविलियन भी हैं और वो सर्विस में नहीं है, तो आप उन सबको सिविल कोर्ट में ट्राई करेंगे। या एक और तरीक़ेकार हो सकता है कि आप कानून साजी करें और स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाएं। हमारी तारीख में स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे, लेकिन वो भी सिविलियन प्रोसीजर के तहत थे, यानी कि आइन के तकाजे पूरे करते हुए, फेयर ट्रायल पूरे करते हुए उनको ट्राई किया गया था, और वो भी स्पेशल केसेस थे जिनकी नौयत ऐसी हो। मसलन आपको याद होगा जब एक बार ट्राई करना था मुजीबुर रहमान साहब को, तो उनको ट्राई किया गया था, एक बाकायदा कानून साजी की गई थी। उस वक्त बहुत बहस हुई थी कि आइन के तहत क्या उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है कि नहीं, और फैसला यही किया गया था, और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था कि उनको आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते, आप यहाँ स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाएं जो सिविलियन प्रोसेस फेयर ट्रायल के जरिए किया जाए, या आप नॉर्मल कोर्ट्स में चलाएं। तो ये है पोजीशन का। लेकिन वो ये कहते हैं कि क्योंकि फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए, उसका उन्होंने हुक्म दिया, और क्योंकि फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए गए, इस बुनियाद पर फ़ौजी ट्रायल हो सकता है। नहीं, वो जैसा मैंने कहा कि ये ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसके तहत आप मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई कर सकते हैं, ये सिविलियन अदालत में ही होगा। इसके मामले में, इस सिलसिले में ऑलरेडी पीटीआई जो है उसने केसेस फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट में उन केसेस की समाअत हो भी रही है। उस पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहस जारी है। एक मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ ये ख्याल आ रहा है कि, और ये इसको इस तरह आपकी पार्टी की उभर के नहीं आ रहा, गालिबन 102 लोग हैं या 100 से ऊपर लोग हैं जो पार्टी के लोग हैं, शायद एक उनमें खान साहब का शायद भतीजा भी है, कि उनके मिलिट्री कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, लेकिन मिलिट्री की तहवील में भी हैं, उसका भी इल्म नहीं हो रहा। वो ख़वातीन का एक अलग मसला है कि जो 15-16 से ज़्यादा हैं। तो ये इस बारे में ज़रा क्विक मुझे बताएंगे कि ऐसी कोई बात, ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ 100 लोगों की हैं, जितने लोग जिनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहा है, उन्होंने तो कुछ ने पिटिशंस की हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मैंने जिक्र किया, जो कि अभी पेंडिंग है, और कुछ ने पिटिशंस नहीं की,
वो अभी तक उनके खिलाफ शायद मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना तो मिलिट्री कोर्ट्स में ना सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है। उनके खिलाफ सिर्फ FIRs हैं, उनकी ट्रायल नहीं कहीं शुरू हुई, ना उनका कोई कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन वो पिछले साल से, बल्कि साल से भी ज़्यादा अरसे तक वो जेल में पड़े हैं। उसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं और उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, जो ट्रायल के बगैर, किसी ड्यू प्रोसेस के बगैर वो जेलों में पड़े हैं और उनको कोई रसाई नहीं हो रही, कोई उनको बेल नहीं मिल रही। तो ये हमारे लीगल सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, हमारे इंसाफ के निज़ाम पे सवालिया निशान है कि क्या वाकई हम अपने आम शहरी को इंसाफ नहीं पहुंचा सकते, और ये तारीख इसको जज करेगी, तारीख इस पे फैसला करेगी। शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब। यकीनन मैंने कहा ना, तरीके इंसाफ की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं सेनेट में, कौमी असम्बली में, उनमें उनका बड़े अहम सेनेटर अली ज़फ़र शुमार होते हैं। उन्होंने बड़ी वजाहत से इस बात को कहा कि खान साहब पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चलता। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, उस पर हाजिर होते हैं। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। एक बार फिर इंटरनेट सर्विस की तरफ आते हैं कि इस वक्त बहरहाल एक बड़ा बहरान है। सेनेटर अली ज़फ़र तो ठीक थे क्योंकि तहरीक इंसाफ का इशू आ गया था। डिजिटल एक्सपर्ट हैं सदफ़ खान। शुक्रिया सदफ़, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और मैं बराह रास्त अगर आपसे ये सवाल करूँ, आप क्या समझती हैं कि ये सियासी मसला है, टेक्निकी मसला है? पॉलिटिकल में तो मैं नहीं जाऊंगा ना, आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूं। आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि बराह रास्त एक आम सारिफ इससे मुतासर हो रहा है, बिजनेस करने वाला आम यूज़र जो है। जी सदफ़। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि द फैक्ट कि हम इतनी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा मसला है। देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रूथ। अभी तक हुकूमत की तरफ से, वो भले मिनिस्टर साहिबा हों, इस कल सेनेट की कमेटी के दौरान चेयरमैन PTA ने बात की, हुकूमत की तरफ से जो भी नुमाइंदा वो भले कैबिनेट का नुमाइंदा हो, वो PTO हो, वो जो भी बात करते हैं तो वो हर दफ़ा एक नई बात और एक नया बहाना हमारे सामने पेश किया जा रहा है। टेक्निकली क्या हो रहा है, एग्जैक्टली क्या मसाइल हैं, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन थी, ये फायरवॉल थी, ये जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसके बारे में अभी तक हमें कोई भी वाज़े जो इंफॉर्मेशन है वो फराहम नहीं की गई। आई थिंक इट हैज़ बीन नियरली 4 to 6 वीक्स के मीडिया मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए, मुख्तलिफ सोर्सेज को कोट करके कई डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आवाम के ऊपर जो पड़ रहा है, इंटरनेट की जो डिग्रेडेशन है, स्पीड के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट हम सब फेस कर रहे हैं। और ऐसे में ये हीले बहाने करना और हर दफ़ा एक नई बात कर देना, वो साइबर टेररिज्म का हमला हो या जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अपग्रेडेशन की जो बात की जा रही है। कल चेयरमैन साहब ने कहा कि मुझे अपनी अगली सांस का नहीं पता, तो मुझे अगली इंटरनेट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपसे कहा कि मैं पॉलिटिकल इशूज़ के हवाले से नहीं करूँगा, लेकिन 1.5 बिलियन डॉलर का गालिबन रोज़ाना नुकसान हो रहा है, और गालिबन ऐसे लोग, अगर इसी तरह नुकसान होता रहा, लोग तो चले जाते रहेंगे। तो इसके मुज़मिरात से आगा नहीं कि हुकूमत सियासी मफादात की खातिर इस बड़े मौशी बहरान में घिरे हुए लोगों को इसमें भी करना? बिल्कुल। आई थिंक हम जिस दौर में रहते हैं, हम एक इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में रहते हैं, और अगर ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अगर आप रीजनली भी देखें तो इंडिया में फॉर एग्जांपल उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, सर्विसेज की प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप सिंपली देख लें, बहुत सारे लोग, वो भले फूड सर्विसेज हों, राइड हेलिंग सर्विसेज हों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन तक रसाई ही आपकी इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो जब
हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इस हद तक इंटरनेट पे डिपेंडेंट होगी कि हम भले आपने टैक्सी मंगवानी है, भले आपने खाना मंगवाना है, डिलीवरी करवानी है, ये सारी चीज़ें लोगों की रोज़गार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, हुकूमत ने पिछले कई सालों में बड़ी मेहनत से फ्रीलांसर्स पॉलिसी बनाई, ई कॉमर्स पॉलिसी बनाई। आपकी जो रेमिटेंसेस आती हैं, आपका जो एक बहुत बड़ा नौजवान तबका है जो फाइवर, अपवर्क, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ज़रिए मुल्क से बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आईटी की सर्विसेज, डेवलपमेंट सर्विसेज। लेकिन सदफ ये भी तो कहते हैं कि आपने इकॉनमी की बात करी, कहते हैं जी चाइना में तो भी यही सूरत हाल है, लेकिन उनकी तो इकॉनमी नंबर 2 और नंबर 3 है। ईरान की मिसाल भी देते हैं। है कि चाइना की मिसाल देना या यूएई की या ईरान की मिसाल देना मुझे बड़ा हैरान कुन लगता है। ना चाइना डेमोक्रेसी है, ना यूएई डेमोक्रेसी है, ना ईरान कोई ऐसा मुल्क है जहां ह्यूमन राइट्स का या इकॉनमी का या किसी भी हवाले से ये ममालिक ऐसे हैं जहां मिसाल देनी बनती है। चाइना इकॉनमी बहुत ज़्यादा बड़ी है ऑब्वियसली, लेकिन चाइना की बड़ी इकॉनमी होना ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो चाइना के हालात हैं, जो हमारी इकोनॉमिक बेसिस है, चाइना आईएमएफ पे डिपेंडेंट नहीं है। चाइना को रेमिटेंसेस की, चाइना को फॉरेन करेंसी की, चाइना को अनएम्प्लॉयमेंट की, ये सारी चीज़ों की परवाह या उनके ऊपर ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो कि कंपैरिजन किस बेसिस पे किया जाता है। किसी भी चीज़ को एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता। आप बिल्कुल दो डिफरेंट इकोनॉमीज़ को, दो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को किस तरह आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ईरान साहब अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सेम है, ना हमारा इकोनॉमिक सिस्टम सेम है। अभी सदफ जो कहा जा रहा है कि अभी मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हम 27 अगस्त तक खोल देंगे। तो यही सिलसिला अगर चलता रहा तो हम अगर खुदा ना करे 27 अगस्त को ना खुला, इकॉनमी को बड़ा नुकसान हुआ, कब तक सस्टेन कर सकेंगे सदफ? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमेशा फैसले ऐसे ही होते हैं और हम सस्टेन भी करते हैं, उसका खमियाजा भी भुगतते हैं अवाम। मुझे नहीं लगता कि अभी तक जितना आवाज़ उठाई जा रही है या जो कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं उसके ऊपर कोई भी सुनवाई हुई है। जो आर्मी चीफ ने बात की या जो सियासी तौर पर बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कंसर्न्स की, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कंसर्न नहीं है, ये ग्लोबल कंसर्न है। लेकिन इस कंसर्न के कैसे डील किया जाता है, दिस इज अ क्वेश्चन, किस कीमत पे डील किया जा सकता है। मैं बहुत तफसील से आपसे बात करना चाहता था, ये इतना अहम और हसास है, लेकिन कैमरे के पीछे से जब कहा जाए कि आप ब्रेक करें तो आपको इल्म है ना, ये मानना पड़ता है। तो बग़ैर किसी तमहीद के मुजाहिद वली को GTV से इजाज़त दीजिए।